1:3 उसके परमाणु का अनुपात, सॉरी 1:3, 1:3 क्या होगा, उसके अणु का अनुपात होगा, परमाणु का अनुपात, अणु या परमाणु का अनुपात, समझे? अणु अमोनिया में कितने परमाणु और अणु मिलकर के, हाइड्रोजन के कितने परमाणु और नाइट्रोजन के कितने परमाणु मिलकर के बनते हैं, तो 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में ये क्या हो गया, ये अणुओं की संख्या हो गई, अणु की संख्या हो गई, इतने अणुओं की संख्या हो गई। अब इस अणुओं की संख्या का भार से क्या रिलेशन है जी, तो भार देखिए 1:3 जो होगा वो अणुओं की संख्या पर होगा, परमाणु अणु कहिए या परमाणु कहिए, अणु या परमाणु की संख्या पर होगा। और 14:3 जो होगा वो उस अणुओं के भार का होगा, उस अणु के भार का होगा। 14:3 याद रहेगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, तो नाइट्रोजन कितने लिए थे हमने, संख्या में कितने लिए थे, एक नाइट्रोजन एक लिया, नाइट्रोजन हम लोग एक लिए, नाइट्रोजन एक लिए, और एक नाइट्रोजन का भार, एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का भार होता है 14, तो 14 एकम 14 हो गया, ठीक। ये समझ में आया ना, 14 एकम 14 क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन हमने लिया है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से हमारे पास एक, और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स का भार होता है 14, तो 14 एकम 14 हो गया। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं मेरे पास, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 3, और एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन का भार कितना होता है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स का भार कितना होता है, एक, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स का भार 1 होता है, और हमने लिया है कितना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 3, तो 3 का भार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल्स का भार 1, तो 3 मॉलिक्यूल्स का भार 3, इसलिए यहाँ पर ये 14 और 3 का रेशियो में किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, डाउट जो था खत्म हो गया ना जी। हाँ। यहाँ पर जो डाउट था ये क्लियर हो गया। चलिए, तो ये जो दोनों उदाहरण दिए गए हैं, यही दो उदाहरण अनुपात के नियमों को सिद्ध करते हैं, और एक निश्चित अनुपात के नियम इसी को कहा जाता है। फिर प्राउस्ट के अनुसार इस नियम को निम्न रूप से परिभाषित किया गया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही उपस्थित रहते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही उपस्थित रहेगा, यानी ये अनुपात, ये इस तरह का अनुपात हर एक यौगिक का होगा, ऐसा नहीं है कि केवल यही केवल जल और नाइट्रोजन अमोनिया के लिए है, या हर यौगिक के लिए इस तरह का एक फिक्स अनुपात रहेगा। अगर आप, चलिए थोड़ा एक प्रश्न का आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, बताइए तो कि CO2 यौगिक में इनके भार का अनुपात कितना होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है, जल्दी से बताइए तो, कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? भैया 1:2 ये अणु का अनुपात है, परमाणु का अनुपात, ये परमाणु का अनुपात किसका पूछे भैया? द्रव्यमान का 12:16 निकलेगा। 12:16 निकलेगा। देखिए कार्बन का 12 हो गया, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास, एक है ना, तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल्स का भार कितना होता है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स का भार कितना होगा, 12 होता है भार, कार्बन के एक मॉलिक्यूल्स का भार 12 होता है। अब ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का भार कितना होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का भार कितना होता है, 16, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिए कितने हैं हम, 2, 32 हो जाएगा, 32 ना हो गए, हाँ, 4×3=12 और 4×8 32, यानी 3 और 8 के रेशियो में, 3 के 8 के रेशियो में हम द्रव्यमान का अनुपात होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, समझ गए निकालना। आगे बढ़े तो हर एक यौगिक जो है, हर एक यौगिक एक निश्चित अनुपात
में एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में उपस्थित रहता है। हर एक यौगिक, जो भी आप यौगिक देख रहे हैं, जो भी आपको यौगिक का नाम मिलेगा, उसमें हर एक यौगिक एक निश्चित अनुपात, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही फिक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है ना, नाम सुना ना जी? जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन जो था, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या थे। इंग्लैंड के थे ये। जॉन डाल्टन इंग्लैंड के एक जिराहा परिवार में जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में हुआ। ये उतना काम का चीज़ नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए। 1766 में पैदा हुए। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 7 साल के बाद वे एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और 1793 में वो एक कॉलेज में गणित और भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर जॉन डाल्टन ने अपना अधिकांश जीवन शिक्षण संस्था से व्यतीत किया। 1808 में उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ये लाइन केवल यहाँ पर इस पन्ने में यही एक चीज़ जो है याद रखने के लिए। 1808 और क्या? परमाणु सिद्धांत। 1808 और परमाणु सिद्धांत, जो द्रवों का अध्ययन करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, यहाँ से बस एक ही चीज याद रखें, 1808 और परमाणु सिद्धांत। ठीक है, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया 1808 ईस्वी में। ठीक है, और ये कहाँ के जॉन डाल्टन थे? ये जॉन डाल्टन का मूल निवास कहाँ था? इंग्लैंड। ठीक है, जॉन डाल्टन इंग्लैंड में पैदा हुए थे, इंग्लैंड के निवासी थे और उन्होंने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या परमाणु सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर द्रवों का बहुत अच्छे तरीके से अब अध्ययन किया जाता है, यानी पदार्थ का अब अच्छे से अध्ययन किया जा सकता है, किया जा सक रहा हेलो था। भैया, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ना? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया। प्रतिपादन क्या का मतलब कि उन्होंने परमाणु के सिद्धांत को दिया, परमाणु के बारे में कुछ बताया। और यह बात इन्होंने अब ये दार्शनिक विचार के तौर पर नहीं बताया था। इन्होंने जो बताया वो दार्शनिक विचार नहीं थे, इन्होंने सत्य सिद्ध करके बताया। इन्होंने इसको प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है, इन्होंने जो चीजें आगे कही थी उनका प्रमाण भी सिद्ध किया था, उनका प्रमाण भी दिया था। ठीक है, वैज्ञानिकों के सामने इन नियमों को उचित रूप से परिभाषित करने की समस्या थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने, देखिए अंग्रेज है, ठीक है ना, द्रवों की प्रकृति के विषय में द्रवों की प्रकृति के विषय में एक नए आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डाल्टन ने संसार को द्रवों की विभाज्यता का एक नया विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक केवल दार्शनिकता समझा जाता था। सही बात है। डाल्टन से पहले जितने भी द्रवों के बारे में विचार थे, मैटर के बारे, पदार्थ के बारे में जो विचार थे, वो सब एक दार्शनिक समझ थी। ठीक है, ग्रीक दार्शनिकों ने द्रवों के लिए सूक्ष्म अविभाज्य कण को परमाणु का नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु कहा। ग्रीक दार्शनिक जो ग्रीक दार्शनिक कौन कौन थे? हिप्पोक्रेटस थे और ल्यूपियसियस थे। ग्रीक दार्शनिक दोनों, हिप्पोक्रेटस और ल्यूपियसियस के द्वारा जो द्रवों के लिए सूक्ष्म अविभाज्य कण को परमाणु का नाम दिया गया, तत्पश्चात उससे बिफोर कनाद के द्वारा भी इसे परमाणु का नाम दिया गया था। डाल्टन ने भी उसे परमाणु ही कहा। ठीक है ना, नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया। डाल्टन ने भी माना कि उसका नाम परमाणु ही होगा, परमाणु ही इसे कह सकते हैं, परमाणु ही इस कण का अच्छा सुटेबल नाम है। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर प्रतिपादित किया। डाल्टन के इस परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम और एक निश्चित अनुपात के नियम को उचित रूप से परिभाषित भी किया था। यानी उन दोनों के द्वारा जो लेवोजियर और प्राउस्ट के द्वारा लेवोजियर और प्राउस्ट के द्वारा दो नियम प्रतिपादित किए गए थे। रासायनिक संयोजन के संबंध में दो नियम प्रतिपादित किए गए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। यही दो नियम प्रतिपादित किए गए थे ना जी, याद है?
लेवोजियर हाँ। और प्रॉस्ट के द्वारा दो नियम दिए गए थे। किसके लिए? रसायन संयोजन के संबंध में दो नियम प्रतिपादित किए गए थे। एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक था, ये चीजें याद है कि भूल गए? कल ही पढ़े थे। द्रव्यमान संरक्षण स्थिर का अनुपात का नियम। निश्चित एक स्थिर अनुपात, अनुपात का। हाँ। ठीक है, निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम, ये दोनों नियम को डाल्टन ने भी उचित रूप से इसे परिभाषित कर दिया। ठीक है ना, कुछ उचित रूप से कहने का मतलब होगा कि नए तरीके से उसे वही बात, उसी बातों को केवल एक नए तरीके से कहकर उचित कर दिया, नए शब्दों के साथ कहकर उसे परिभाषित भी कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया ये दोनों नियम तो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। हाँ, जोसेफ प्रास्ट, लेवोजियर। लेवोजियर और जोसेफ प्रास्ट ने दिया था। ये दोनों नियम जो हाँ, दिए दोनों थे, मिलके। ये दोनों नियम जो दिए थे ये लेवोजियर और प्रास्ट ने दिए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। ठीक ना, डाल्टन ने इनमें कुछ नहीं किया। डाल्टन ने क्या किया, इन नियमों को, जैसे कि क्या लिखा गया, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर प्रतिपादित किया। डाल्टन के इस परमाणु, इन दोनों का, परमाणु संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात के नियम को एक उचित रूप से परिभाषित कर दिया। इसमें उन्होंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, बस इनका एक डेफिनेशन, नया डेफिनेशन बना दिया गया, मतलब अच्छे शब्द का प्रयोग करके इनका परिवर्तन कर दिया। समझे बात? इनमें शब्दों को, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके इनकी परिभाषा थोड़ी सी बदल दी। परिभाषा का मूल रूप वही था, बातें कहना वो वही चाह रहे थे जो पहले से कही गई थी, बस उनको बोलने का तरीका अलग हो गया। बस इतना ही काम उन्होंने किया था। इनके अलावा, ये दोनों चीज़ों तो उनको की थी, इनके अलावा भी और भी कुछ बहुत सारी चीज़ों का खोज, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस परमाणु सिद्धांत में दी थी, जो 1808 में प्रकाशित की गई थी। अब वो परमाणु सिद्धांत क्या था, उनमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई थी, वो आपको दिखाते हैं, पढ़े भी होंगे। देखिए, ये है परमाणु, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें। भैया हाँ, ये कंफ्यूजन है कि आप उसमें कल का क्लास में पढ़ाए थे, रासायनिक संयोजन के नियम जो दिए थे जोसेफ एल प्रॉस्ट ने दिए थे। दो नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात का नियम। हाँ, और दो जो वैज्ञानिक थे, लेवोजियर एवं जोसेफ प्रॉस्ट ने, वो यौगिक बनते हुए उन्होंने देखा था सिर्फ। नहीं, यौगिक का यौगिक बना हुआ था उस समय नहीं, यौगिक तो 18वीं सदी के आसपास बना था ना जी। हाँ हाँ, अच्छा ठीक, बोलिए आगे। और हाँ, यही बोल रहे थे कि ये रासायनिक संयोजन में तो सिर्फ तो जोसेफ एल प्रॉस्ट का ये काम करता है। हाँ, मतलब इन्होंने देखा था, दिए थे नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का। हाँ, ये दोनों नियम उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, दोनों नियम उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, इस दोनों जो नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात का नियम, ये दोनों उन्हीं के द्वारा दिए गए, उन लोगों के द्वारा, लेवोजियर और प्रॉस्ट के द्वारा ही दिए गए थे। लेवोजियर भी दिया था। हाँ, लेवोजियर और प्रॉस्ट के द्वारा ही, दोनों के द्वारा दिए गए थे। केवल प्रॉस्ट ने ये नहीं कहा था, चूंकि उस समय कम्युनिकेशन उतना नहीं था कि दो वैज्ञानिक जाके मिल करके बैठ सके और आगे चीज़ें खोज सके। लेवोजियर ने भी वही चीज़ें कही और प्रॉस्ट ने भी वही उस चीज़ों का प्रतिपादन किया था। तो दोनों ने मिल करके, ऐसा समझिए, दोनों ने मिल करके आपको इन दोनों नियमों का प्रतिपादन किया, जो दो नियम परमाणु, रासायनिक संयोजन से संबंधित है। ठीक है भैया यहाँ हम पर ना अभी, भैया हेलो, बोलिए। हाँ, बोलिए। भैया बोल रहे ना कि कल हम यूट्यूब पे पढ़ रहे ना, तो पढ़ रहे थे, तो उसमें तो सिर्फ लेवोजियर का दिया हुआ था कि वही दिया है। वो जो दो नियम था ना, वो दो नियम, लेवोजियर दिया, ये बता रहा था। अच्छा, लेवोजियर और प्राउस्ट में, देखिए दिया हुआ क्या था कि जब लेवोजियर ने उसकी खोज की थी, 18वीं शताब्दी के अंत की बात है, ठीक ना, हम्म 18वीं शताब्दी के अंत, बहुत सारे बुक में मिलेगा, 18वीं शताब्दी के अंत में भैया। लेवोजियर, ये यूट्यूब में पढ़िए भैया, तो यूट्यूब में इतना डीपली थोड़ी दिया होगा। नहीं, देखिए दिया उतना जो भी डीपली है, नहीं दिया था, जो भी कुछ दिया तो है, बताया था ना। बेसिकली आप ऊपर से, बेसिकली आप पढ़िएगा तो आपको बुक में भी यही चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादातर बुक में तो आपको यही चीज़ मिलेगा कि आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया, तो निश्चित अनुपात का नियम लेवोजियर ने दिया। ठीक है, पर इनके साथ साथ
इनके साथ साथ जोसेफ एल फ्रॉस्ट भी थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम के साथ काम किया था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कल क्या बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नाम जिस तरीके से पूछेगा आप उस तरीके से काम कीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, अगर आपके ऑप्शन में दोनों हैं तो दोनों मार दीजिएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक है, ज्यादातर एक कहने का मतलब है कि आपको लेवोजियर दिया हुआ रहेगा तो आप लेवोजियर को मार दीजिएगा। सही है। ठीक है ना, और अगर 4 ऑप्शन दिए रहे, चारों में एक एक 4 ऑप्शन दिए रहे और चारों में एक नाम दिया रहे, लेवोजियर का भी नाम दिया रहे, फ्रॉस्ट का भी नाम दिया रहे, तो आप लेवोजियर को एज ए ब्रीफ मान करके आप उसमें आंसर पुट कर दीजिएगा। लेवोजियर को पहला ही मान करके लेवोजियर का आंसर दे दीजिएगा। फ्रॉस्ट को नीचे छोड़ दीजिए, फ्रॉस्ट को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस अनुरूप बनेगा, जिस अनुरूप क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे बढ़े तब। हाँ, आपका ये था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात के नियम इन दोनों के द्वारा प्रतिपादित किया 18वीं शताब्दी के अंत तक, जब क्या हो गया, जब यौगिक और मिश्रण के तत्वों और यौगिक के बीच में अंतर समझ में आने लगा, तब की बात है। ठीक है, उसी दौरान उससे आगे के समय में 1800 कब हो गया जी, 1808 में जब 19वीं शताब्दी की शुरू हुई, 18वीं सदी के समाप्त 18वीं सदी के अंत तक आपको तत्वों और यौगिकों के बीच अंतर समझ में आने लगा, जिसके बाद लॉबिजर और फ्रॉस्ट ने इन दो नियमों को प्रतिपादित किया गया। फिर धीरे धीरे जब 18वीं सदी की शुरुआत हुई तो बहुत सारी जानकारी डाल्टन ने प्राप्त की परमाणु सिद्धांत के रूप में। डाल्टन ने इस परमाणु से संबंधित बहुत सारी जानकारियां अपने रिसर्च से प्राप्त की, प्रयोग से प्राप्त की, और इन सारे रिसर्चों को एक नोट बनाया, एक सारे रिसर्चों को एक नोट बनाया, और उस नोट्स को 1808 में परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रकाशित करवा दिया। समझे? 1808 में परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रकाशित करवा दिया। जब ये परमाणु सिद्धांत आया, अभी ठीक है ना, अभी छोड़ देते हैं, अभी परमाणु सिद्धांत अभी रिलीज हुआ। तो परमाणु सिद्धांत पहले हम लोग पढ़ते हैं। परमाणु सिद्धांत जो उन्होंने 1808 में रिलीज करवाया था, वो उनमें क्या क्या चीजें लिखी गई थी, उसके बाद आपको ये द्रव्यमान संरक्षण का। तो ये देखिए, डाल्टन के द्वारा जो कुछ 5-6 प्रमुख बिंदुएं थे जो उस समय बनवाई गई थी, क्या क्या है जी? इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण सूक्ष्मतम कणों के बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। सबसे पहला लाइन ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो मिश्रण हो, ये सभी सूक्ष्म कणों के बने होंगे, जिन्हें हम लोग परमाणु। ये पहला लाइन एकदम क्लियर है, ये तो याद भी है आपको कि हर एक पदार्थ, सभी द्रव का मतलब समझ रहे ना, हर एक पदार्थ जो तत्व होगा, यौगिक होगा या फिर किसी प्रकार का मिश्रण होगा, ये सभी एक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। सभी ये सूक्ष्म कण से मिलकर बने हैं, और ये सूक्ष्म कण जिन्हें हम लोग कह रहे हैं कि जिनसे मिलकर के ये सब बने हुए हैं, इसी को परमाणु कहें। ये कहानी, ये जो स्टेटमेंट है, ये अभी से नहीं, ये 500 ईसा पूर्व से कही जा रही थी। यही चीज कही जा रही थी ना, 500 ईसा पूर्व से पहले से भी परमाणु के सेंस में यही चीज कही जा रही थी। समझ गए? यह परमाणु की परिभाषा अभी तक बदली है। 500 ईसा पूर्व से जो कनाद से शुरू हुआ था, महर्षि कनाद से शुरू हुआ था, हम डाल्टन तक पहुंच गए 18वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के शुरू में पहुंच गए। तो क्या ये शुरू हुआ था? क्या ये परमाणु का परिभाषा में परिवर्तन हुआ है? सब लोग घूम फिर करके बातों को एक ही कह रहे हैं कि वह सूक्ष्मतम कण जो भी अविभाज्य होता है उसे परमाणु कहते हैं। किसी भी द्रव का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण जिसमें उसे विभाजित किया जा सकता है, वो परमाणु कहलाता है। कोई परिवर्तन नजर आया आप लोगों को? परमाणु का परिभाषा बस यही है कि वह सूक्ष्मतम कण, हर छोटा से छोटा कण जो विभाज्य नहीं है, उसे परमाणु कहा गया। ठीक है। अब डाल्टन का जो सिद्धांत दिया गया था, उसकी विवेचना यानी उसका विवरण इस प्रकार से कर सकते हैं। उन्होंने क्या ये चीजें, ये सब बातें उन्होंने के द्वारा कही गई। पहला बात तो देखिए, पहला चीज क्या कहा गया? सभी द्रव परमाणुओं से बने हुए हैं। स्टेटमेंट के अनुसार ये कहा गया कि सभी द्रव जो है वो किससे बना हुआ है जी? परमाणु से बना हुआ है, परमाणु के बने हुए हैं। पहला। दूसरा है परमाणु की परिभाषा। दूसरा ये कहा गया कि परमाणु की परिभाषा, परमाणु ऐसे अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही
नष्ट होते हैं एकदम स्टेटमेंट के अनुसार, जो परिभाषा का परिभाषा का प्रारूप है जिस तरीके से कि परमाणु ऐसे अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होता है और ना ही नष्ट होता है। ये दूसरी बात उन्होंने, ये चीज समझ में आया? हाँ, ये तो पहले भी पढ़े थे। पहले से कि ना तो वो अभिक्रिया में नया बनेगा और ना ही वो नष्ट होगा। तीसरा क्या कहा गया कि दिए गए तत्वों में सभी परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान होते हैं। देखिए, सभी परमाणुओं से दिए गए तत्वों के, जो भी तत्व आपको दिए गए हैं, दिए गए तत्वों के, मान लीजिए कि आप हम लोग हाइड्रोजन को ही लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन को ही लेते हैं, केवल हाइड्रोजन को लेते हैं, तो हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन बहुत सारे लोगों के साथ मिलता है जी, जल के साथ मिलेगा, जल के साथ मिलेगा ना, और किसके साथ मिलेगा? और भी बहुत सारे यौगिक बनाएगा। तो जितने भी यौगिक या हाइड्रोजन के साथ जो कि मिलेंगे, वो सभी परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान होगा। यानी हाइड्रोजन जिनके साथ भी मिलेगा उसमें वो समान क्रिया दिखाएगा। जो वाटर में, ये जो क्रिया ये वाटर में दिखा रहा है, यानी जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाटर के साथ दिखा रहा है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स वो दूसरे तत्वों, दूसरे यौगिकों के साथ भी दिखाएगा। जैसे CH2 होता है, मतलब बराबर CH4 होता है ना, तो इसमें भी यही वही हाइड्रोजन है जो जल में हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन जल में है, हाइड्रोजन जल में है, वही हाइड्रोजन CH4 में भी है। ठीक, वही रासायनिक गुणधर्म दिखाएगा, यानी वही रासायनिक प्रक्रिया गुण, रासायनिक गुण दिखाएंगे जो रासायनिक गुण उसका होता है, और वही द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन का, जो द्रव्यमान जल में था, वही द्रव्यमान उसका यहाँ पर भी होगा हाइड्रोजन का। ऐसा नहीं ना है कि इस यहाँ पर जल वाले हाइड्रोजन में कोई दूसरा हाइड्रोजन है और ये मीथेन वाले हाइड्रोजन में कोई दूसरा किस्म का हाइड्रोजन है, वैसा नहीं है। एक ही हाइड्रोजन है और वो एक ही रासायनिक गुणधर्म सब जगह दिखाएगा, ये उन्होंने ऐसा कहा। आप समझे बात? समझे जी? नहीं समझे? ये नहीं समझे तो ऐसा समझिए कि ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन, अगर वैसा नहीं समझे तो ऐसा समझिए, अगर ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन तो हर जगह एक ही गुणधर्म दिखा रहा है ना। क्या आपके पास दूसरे प्रकार का ऑक्सीजन आ रहा है? नहीं। क्या दिल्ली में कोई दूसरे प्रकार का ऑक्सीजन चल रही है? नहीं है। हर तो उसका रासायनिक गुणधर्म दिल्ली में भी वही है, उसका द्रव्यमान दिल्ली में भी वही है जो रांची में है। समझिए बात? ये मैंने कहा, इस दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान होता है। क्लियर? रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान हमेशा समान होता है। चौथा क्या रहा है कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होते हैं। अब ये देखिए, एक ही तत्व, मतलब कहने का मतलब है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान होता है। ये तीसरा पार्ट का आ गया। अब चौथा कह रहा है कि भिन्न तत्वों के परमाणु, यानी ऑक्सीजन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु, ये भिन्न तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं। ऑक्सीजन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु दो अलग अलग तत्व होंगे, तो इन दोनों तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा और इनका रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होगा। ये चीज तो आप समझ में आया चौथा वाला, कि ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान से अलग होता है, यानी हर एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसका रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होता है। ये चीज समझ में आया? रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। हाँ भी आगे समझ। विशाल समझ में आया जी? हाँ भैया। रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होता है, ये चीज समझ में आया? हाँ। चलिए ठीक है। रासायनिक अगर नहीं आया तो समझा, बता दीजिए, नहीं तो समझाएंगे कि रासायनिक गुणधर्म। भैया, ये तीसरा वाला और चौथा वाला, तीसरा बोला दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान समान हो रहे हैं। जस्ट नीचे वाला में भिन्न हो रहे हैं। दिए गए तत्वों के, यानी आपको ऑक्सीजन दिया अलग गया, बोलता है। आपको ऑक्सीजन दिए गए तत्वों का मतलब आपको ऑक्सीजन दिया गया है 4-5, एक ऑक्सीजन दे दिया गया, एक दे दिया गया ऑक्सीजन,
2 ऑक्सीजन हाँ। दे दिया गया, 3 ऑक्सीजन दे दिया गया, 4 ऑक्सीजन दे दिया गया, 5 ऑक्सीजन दे दिया गया। ठीक, अब इसको लेकर ठीक। के आप 5 अलग अलग जगहों पे चले गए, 5 अलग अलग जगहों पे चले गए, अच्छा। 5 अलग अलग दिशाओं में चले गए, ठीक ना, 5 अलग अलग दिशा में चले गए, तो इनका रासायनिक गुणधर्म पांचों दिशा में और द्रव्यमान समान ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इस दिशा में ऑक्सीजन को ले जा रहे हैं तो इस दिशा में ऑक्सीजन का भार अलग हो जाएगा या फिर इसका रासायनिक गुणधर्म बदल जाएगा। समझे? ये तीसरा नंबर का है। चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर का आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा, और चौथा नंबर कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्व, यानी ऑक्सीजन ले लिए, एक हाइड्रोजन ले लिए, एक कार्बन ले लिए, एक नाइट्रोजन ले लिए, ये अलग अलग तत्व हैं। इन अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? अलग अलग होता है। 16 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। कार्बन कितना होता है? 12 होता है। और नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ये तो सबका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है ना। वही कह रहा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। और रासायनिक गुणधर्म तो भिन्न भिन्न होंगे ही। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करे। रासायनिक गुणधर्म अलग अलग है ना। यहाँ 4 तक समझ में आया? हाँ। दे देंगे इसको, आप लोग पढ़िएगा अपने से। अब देखिए ये 5 नंबर, देखिए इसको पहले साफ कर लेते हैं। ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, 5 और 6, इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या ये स्थिर अनुपात के नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, दोनों को बताता है। देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में ही परस्पर संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यानी ये वाला आपका कौन सा नियम है? ये स्थिर अनुपात के नियम के बारे में बात हो रही है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के एक अनुपात में ही परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो ये अनुपात में मिल करके अनुपात में परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ये क्या, कौन सा नियम कहता है? ये स्थिर अनुपात का नियम को बात करता है, कहता है ना। तो ये है स्थिर अनुपात का ही नियम, पर उन्होंने उस स्थिर अनुपात के नियम को थोड़े से दूसरे शब्दों में कहकर बताया है ना। शब्द अलग अलग है ना, ठीक है, अलग अलग है, पर है ये कहने का उनका मतलब यही था कि यौगिकों को बनाने के लिए आपको भिन्न भिन्न तत्वों को एक निश्चित अनुपात में लेना पड़ता है। भिन्न भिन्न तत्वों को एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करके यौगिक बनाए जा सकते हैं, ऐसा कहा गया। और छठा नंबर ये है, छठा नंबर देखिए, सभी यौगिकों के परमाणु के सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। यानी ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा है। सभी यौगिकों में, जो यौगिक बन करके आएंगे, सभी यौगिकों में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, यानी परमाणुओं की संख्या और उनका परमाणुओं का प्रकार एकदम निश्चित होता है। ये होगा उनका कौन सा नियम? ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। यही चीज जो है चौथा और पांचवा, जो उनका पांचवा और छठा जो उनका विवरण था, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम से खा रहा था, लगभग मेल खा रहा था। यहाँ तक समझ आ गया जी। ये जॉर्ज डाल्टन के द्वारा दिया गया एक परमाणु सिद्धांत का कुछ विवेचना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है, आपको ये 6 के 6 याद करने पड़ेंगे, ध्यान में रखने होंगे, समझ याद करके रखिए, या फिर आप समझ के रखिए इन शब्दों को कि क्या क्या उन्होंने दिया। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से संबंधित विवरण में से कौन, दिए गए विवरण में से कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन लिख दिए जाएंगे, इनमें से 3 दे दिया जाएगा और कुछ चौथा दूसरा दे दिया जाएगा। आपको उसमें से छांटना होगा कि इनमें से कौन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार नहीं दिया गया। ठीक है, छेवों को बढ़िया से समझ एक बार पढ़िएगा, इसको ध्यान में रखिए कौन सी रिजल्ट दी गई थी। आई थिंक तो समझ तो आप आ गया होगा कि कौन सी दी गई है, कौन सी नहीं दी गई। आगे बढ़ते हैं अब। अब देखिए, अब आप शुरू होता है आपका बेसिक सा छोटा सा चीज। अब हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, कहाँ से आया परमाणु, कहाँ से आया परमाणु सिद्धांत दिया गया, डाल्टन के द्वारा 1808 सिद्धांत दिया गया, उनके परमाणु सिद्धांत से संबंधित यौगिक के बारे में बताया गया कि यौगिक क्या बनेगा, किस तरीके से परमाणु
से यूज होता है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये परमाणु होता क्या है। परमाणु का अंततः क्या होता है, पता क्या है, पता मतलब अंततः रिजल्ट क्या निकल करके आता है कि परमाणु आखिर है क्या। इतनी सारी चर्चाओं के बाद ये रिजल्ट निकालना बहुत आवश्यक जरूरी है कि परमाणु आखिर अंततः परमाणु है क्या। तो आप देखिए क्या बता रहा है कि एक बड़ा सा छोटा चीज लिखा, कभी कभी किसी इमारत की दीवार बनते समय देखा होगा, इन दीवारों में एक कमरा निर्मित होता है और कई कमरों के समूह का एक विशाल इमारत बन जाती है। उस इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होती है, बताइए तो। भैया ये स्टेटमेंट से पता चलता है कि जब सभी सजीव का शरीर एक कोशिका से बना है, उसी टाइप से इसमें भी लग रहा है। हाँ जी, उसी तरीके से आप इसमें भी समझ लीजिए कि हर एक वस्तु जो है, हर एक वस्तु जो बना हुआ, हर एक पदार्थ जो बना हुआ है, उसकी एक रचनात्मक इकाई होती है जहां से उसका निर्माण होना शुरू हुआ। वही चीज कहा गया, मान लीजिए आप घर एक बना रहे हैं ना जी, एक इमारत बना रहे हैं, एक इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होती है? रचनात्मक इकाई बोले तो मूलभूत आधार। यस, मूलभूत आधार क्या होता है, मूलभूत इकाई क्या होती है? वही भी है, ईंट से निर्माण किया गया कमरा। नहीं क्या भैया, क्या पूछे, फिर से पूछिए ना। इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होती है? रचनात्मक इकाई मतलब नहीं, इसका नींव। नींव क्या चीज देंगे? ईंट से ही ना देंगे। देते हैं सो मतलब जो नीचे जो दिलाता है दीवार। गड्ढा कोड़ के ही होता है, हाँ बीम दिलाता है सो। यही परमाणु का बात कर रहा भैया। परमाणु की बात हो रही है, ठीक है ना। नींव देखिए, घर बनाते हैं तो जरूरी नहीं आपके पास सीमेंट है, छड़ है, तब आप नींव देकर बना रहे हैं। घर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक ईंट रखेंगे, उसके बगल में एक ईंट रखेंगे, उसके बगल में एक ईंट रखेंगे, उसके ऊपर एक ईंट रखेंगे, 4 दीवारी बना लेंगे, घर बन गया। हाँ, है ना, ये निश्चित रूप है। आप इसको घर को मजबूत बनाना है तब आप नीचे नींव डाल दिए, ठीक है ना। घर को मजबूत बनाना है तब, पर यहाँ मजबूती की बात नहीं हो रही। घर की रचनात्मक इकाई क्या है, जिससे घर रचना होती है, जिससे घर की रचना हो रही है, तो रचनात्मक इकाई हो गई इसकी ईंट हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक बाम्बी जानते हैं क्या होता है जी? गांव में कौन रहता है? गांव में जो रहता है वो जानता होगा। बाम्बी नहीं जानता है? डंडा, बांस। हाँ नहीं सर, बाम्बी नहीं, बांस नहीं, बाम्बी नहीं, बाम्बी बोलते हैं एंट हील को, एंट हील, चींटियों का घर। अच्छा, बाम्बी बोला जाता है, बाम्बी बोला जाता है। टीला रहता है। हाँ, टीला जिसको बोलते हैं। पर टीला जरूरी नहीं है कि चींटी के द्वारा बना हो, वो और भी छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा बनाया जाता है। एंट हील की रचनात्मक इकाई क्या हो सकती है, बता सकते हैं? मिट्टी। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे में देखिए क्या कितना लिख दिया गया है। और हम जो कहें ईंट जो कहें ना कि इमारत की जो रचनात्मक इकाई ईंट है, इमारत की जो रचनात्मक इकाई कहे ना जी, अभी की इमारत की रचनात्मक इकाई ईंट है, ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। देखिए नीचे क्या लिखा है, विशाल इमारत और बाम्बी की रचनात्मक इकाई रेत का एक छोटा सा कण होता है, ठीक है ना। यानी ये ईंट भी जिससे बना हुआ है, ये ईंट भी किससे बना हुआ है? ईंट भी छोटे छोटे मिट्टी के कणों से बना हुआ होगा। ये ईंट मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके के कण होंगे। यानी इस भवन का एकदम, इस इमारत की एकदम रचनात्मक इकाई वो एक छोटा छोटा कण हो गया। उस बाम्ब हील का यानी एंट हील का जो रचनात्मक इकाई है वो भी एक छोटा छोटा कण हो गया। ठीक उसी प्रकार परमाणु सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई होती है, यानी परमाणु सभी पदार्थ की रचनात्मक इकाई होती है। समझ में आ गया? परमाणु क्या है? परमाणु इसी तरीके से हर तरह के द्रवों की रचनात्मक इकाई है। यहाँ पर द्रव का मतलब हो गया क्या? पदार्थ। हर पदार्थ, सभी पदार्थ की रचनात्मक इकाई परमाणु ही होता है।
पहला क्लियर भैया हो गया। भैया परमाणु भी तो बना होता है ऐसे ही छोटा छोटा कण से ना, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारा कुछ मतलब कण वगैरह होता है ना। हाँ होता ये है, परमाणु। होता है परमाणु। अभी तक हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, अभी जहाँ हाँ तक पहुँचे हैं, अभी तक परमाणु अविभाज्य है। यहाँ तक अभी तक सब सब बताया गया क्या है कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। पर जब हम अभी आगे बढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास, आधुनिक जानकारी प्राप्त करेंगे परमाणु की, तब परमाणु को विभाज्य बता करके उससे 3 कणों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया जाएगा कि परमाणु आगे आगे भी कहा जाएगा। आगे भी एक वैज्ञानिक आएंगे जो यह सिद्ध करेंगे कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। समझे? जितना अभी अभी क्या कहा गया कि मतलब एक छोटा सा छोटा कण, मतलब एक वस्तु को हाँ, आप अभी तोड़ते तक जाइए में तो तो सबसे छोटा कण यही है। सबसे छोटा कण यही है और यही परमाणु है। अभी सबसे छोटा हाँ। कण यही है और यही इसी को परमाणु कह रहा है। पर आगे जाने से बाद पता चलता है, आधुनिक चीज़ों के आधुनिक आविष्कार हुए, आधुनिक प्रयोग हुए, तो इस बात कहा गया कि ये परमाणु भी 3-3 कणों से तोड़ा जा सकता है। इनको भी तोड़ करके 3-3 छोटे-छोटे कण बता दिए गए। एक को इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया, एक को प्रोटॉन बोल दिया जाएगा और एक को न्यूट्रॉन बोल न्यूट्रॉन बोल ठीक है। पर अभी तक जहाँ पर है हम लोग, यहाँ पर हमें पता चलता है कि परमाणु अविभाज्य है। आगे जा करके और वैज्ञानिक आएंगे, वो बताएंगे कि आखिर परमाणु कैसे विभाज्य हो गया। ठीक, तो अभी तो हम लोग अभी तक क्या रखते हैं कि परमाणु अविभाज्य है और परमाणु जो है वो सभी द्रव्यों का रचनात्मक इकाई है। अब अगला प्रश्न आपसे दिया है कि परमाणु कितने, एक सेकंड आ रहे हैं। हेलो। क्या विशाल, हाँ बोलो। समझ में आ रहा ना? हाँ तुमको आ रहा है कि नहीं? क्या चीज? तुमको आ रहा है कि नहीं? समझने का प्रयास करना है और इस बार ग्रुप डी फाइनल करना है।
पानी खूब हो रहा है, पानी भी खूब हो रहा है, इतना गर्मी उतना पानी, पानी इतना गर्मी उतना पानी। आज हम लोगों के साथ पानी हो रहा है तो कितना दूर हेलो, हाँ भैया कहाँ तक पहुँचे जी? परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु समझ में आया होता क्या है? सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई परमाणु है। अब परमाणु कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है? तो परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये ऐसी सभी वस्तुओं से भी छोटे होते हैं जिनकी हम तुलना और कल्पना कर सकते हैं। आप जितना छोटा से छोटा चीज को सोच सकते हैं उससे भी बहुत छोटा होता है परमाणु। हम लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी मुश्किल से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। इसी विषय में परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो देखिए, यानी उससे क्या पता चला कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर। ठीक है, यानी भैया नैनो माइक्रो बड़ा है या नैनो बड़ा है? माइक्रो बड़ा है या नैनो बड़ा है? माइक्रो को कितना बोलते हैं? माइक्रो मतलब माइक्रो कितना बोलते हैं? 10⁻³ हाँ 1.0.1 माइक्रोन या 1.0 माइक्रोन। 10⁻³ ना जी। 10⁻³ और ये जो नैनो हो गया वो 10⁻⁹ मीटर हो गया। अच्छा, नैनो जो हो गया वो 10⁻⁻। छोटा माइक्रो ही ना हो क्या फिर? हाँ, सूक्ष्मतम माइक्रोन रहा। माइक्रोन कैसे से सूक्ष्मतम हो गया? 10⁻³ बड़ा है कि 10⁻⁹? 10⁻⁹। 10⁻⁹ बड़ा है। नहीं वो माइनस लगा रहे हैं। माइनस में है। माइनस माइनस की थ्री बात हो होगा ना, माइनस बात हो छोटा रहा हो है। गया। माइनस वाला छोटा होगा। माइनस वाला छोटा होगा, यानी ये पावर 10⁻⁹ जो हो गया वो छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटा, 1 ठीक है? से भी बहुत ज्यादा एकदम। हाँ, यानी 10 का पावर जब 9 मीटर हम कहते हैं, 10 का पावर 9 मीटर कहते हैं, तब भैया 9 है या -9 है? यहाँ पर 10 के ऊपर 9 है, सिर्फ 9 है। -9 हाँ हाँ ठीक। और -9 बराबर 1 नैनोमीटर। ये है, यानी 1 नैनोमीटर की तुलना आप कर सकते हैं। मीटर और नैनोमीटर में क्या रिलेशन होता है वो बताया गया। ठीक है, यानी 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर, यानी 1 मीटर के बराबर आप कह सकते हैं 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, अब इस हिसाब से इसके सापेक्ष आकार देखिए कि इसके आसपास का आकार क्या हो सकता है। इसके आसपास से किसके आकार आपको पता चलता है? ये सब त्रिज्या है, ठीक है ना परमाणु, और सब माइनस में है। हाँ ये सब में माइनस लगा हुआ होगा। 10⁻⁻10, 10⁻⁹ 10⁻⁸, 10⁻⁴, 10⁻², ये इनकी त्रिज्या का आकार है। और 10⁻⁻1 सब मीटर में। ठीक है, यानी 10⁻⁻10 किसका आकार हो गया जी? ये हाइड्रोजन के परमाणु का आकार हो गया। 10⁻⁻10 ये हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या हो गई। हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, वो बहुत छोटा हो गया। वो एक परमाणु त्रिज्या से भी छोटा हो गया, एक परमाणु त्रिज्या से भी छोटा हो गया। 10⁹ एक जल के अणु की त्रिज्या है। हाइड्रोजन जल के अणु H2O के अणु की त्रिज्या है। 10⁻⁸ ये हीमोग्लोबिन के एक अणु की त्रिज्या है। रक्त में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एक
अणु का परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻8 मीटर है। रेत का एक कण जिसका परमाणु त्रिज्या 10⁻⁴ होता है। चींटी जिसकी परमाणु त्रिज्या हो जिसकी त्रिज्या जो होती है वो 10⁻² मीटर होती है। और एक आप तरबूज जो खाते हैं, तरबूज जिसका परमाणु जिसकी त्रिज्या 10⁻1 मीटर होता है। मतलब ये इतना आकार- छोटा होता है। हाँ, ये तो आकार कैसे ये इतना छोटा होता है कि इसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। नहीं देखा जा सकता ना। 10⁻⁻1 ये तरबूज वाला। हाइड्रोजन की परमाणु। ठीक है। हाँ ठीक है भैया। इनको एक विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, पर वो भी विशिष्ट प्रकार का आधुनिक सूक्ष्मदर्शी जो है वो भी इनकी चित्रों को स्पष्ट रूप से स्कैन नहीं कर पाता, स्पष्ट रूप से उनको नहीं देख पाता, बहुत ही भव्य रूप से देख पाता है, बहुत ही भव्य रूप से देख पाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। इसको थोड़ा ये जनरल नॉलेज के लिए है, ध्यान में रखिएगा। ये बस स्थिति को समझने के लिए है कि आखिर 1 नैनोमीटर का साइज आखिर होता कितने के बराबर है। जब एक तरबूज लेते हैं तो वो होता है आपके, उसकी त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻1 मीटर के आसपास, 10⁻⁻1 मीटर के आसपास। उसी हिसाब से जब हम छोटे वस्तुओं पर छोटा करते चले जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या और छोटी होती जाती है। ठीक, हाँ आगे देखिए। जब परमाणु का आकार इतना अधिक छोटा होता है तो हम इसे नग्न मान सकते हैं। ठीक है, जब भी किसी चीज का आकार इतना छोटा होता है तो उसे हम लोग नग्न मानते हैं। तो हम इसके बारे में आखिर तो प्रश्न एक पूछा जा रहा है कि ये इतनी छोटी चीज के बारे में आखिर हम सोचते क्यों हैं? इतनी छोटी चीज जो ना के बराबर दिख रही है, जो नग्न है, जिसे हम नग्न मान सकते हैं, उसके बारे में इतना सोच विचार क्यों, इतना प्रयोग क्यों? हम परमाणु के बारे में इतना इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा संपूर्ण संसार ही परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकते, फिर भी वे हमारे चारों ओर विद्यमान हैं तथा हमारे सभी क्रियाकलापों में उनका प्रभाव पड़ता है। आज हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतह की आवर्धित प्रतिबिंबों और उसमें उपस्थित परमाणुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब को देखने की बात हो रही, ठीक ना। आधुनिक तकनीक की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित यानी मैग्नीफाइंग इमेज को, मैग्नीफाइंग प्रतिबिंब को देखा जा सकता है तथा उसको उपस्थित परमाणुओं को भी थोड़ा स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास किया जा रहा है। आया बात समझ में यहाँ तक? हाँ। अब देखिए विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। जितने भी तत्व हमारे पास मौजूद हैं पृथ्वी पर, जितने भी तत्व मौजूद हैं, उन तत्वों में आधुनिक प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, आधुनिक प्रतीक क्या है, उन तत्वों का आधुनिक चिन्ह क्या है, मतलब करंट का आधुनिक प्रतीक क्या है, हर प्रकार के तत्वों का परमाणु का। ठीक है, तत्वों के प्रतीकों का अत्यंत विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक जॉर्ज डाल्टन थे। ठीक है, मतलब तत्वों के रूप में एक प्रतीक का चिन्ह करना, यानी हाइड्रोजन के लिए एक प्रतीक का प्रयोग करना, ऑक्सीजन के लिए एक प्रतीक का प्रयोग करना, कार्बन के लिए एक प्रतीक का प्रयोग करना, सल्फर के लिए किसी प्रतीक का प्रयोग करना। जितने भी तत्व उस समय मालूम थे, उस समय के तत्वों को किस तरीके से निर्देशित, किस तरीके से प्रतीकों की सहायता से उसे यूज किया जा सके। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन बोल देते हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन का प्रतीक हो गया, ये नाइट्रोजन का प्रतीक हो गया, ये ऑक्सीजन का प्रतीक हो गया, ये फास्फोरस का प्रतीक हो गया। पर उस समय जॉर्ज डाल्टन के द्वारा सबसे पहले इन प्रतीकों का प्रयोग किया गया था, इनका नहीं। तत्वों को दिखाने के लिए जॉर्ज डाल्टन के द्वारा ही सबसे पहले प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। उनके द्वारा प्रयोग किया गया, भैया जॉन डाल्टन ने तो 3 तत्वों पर वो अपना देखा था सबसे पहले 1807 में शायद।
हाँ, 3 तत्व नहीं, बहुत सारे तत्व थे। डॉल्टन के द्वारा सुझाए गए कुछ तत्व, डॉल्टन के द्वारा सुझाए कुछ तत्वों के प्रतीक आगे हैं, दिखाते हैं। उनके द्वारा जो प्रयोग किया गया किसी तत्व का प्रतीक उस तत्व को एक निश्चित मात्रा की ओर संकेत करता था, अर्थात यह प्रतीक उस तत्व के परमाणुओं को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने उन तत्वों के नामों को एक या 2 अक्षरों में प्रदर्शित करने का सुझाव दिया। चलिए ठीक है, यहाँ से एक नाम याद, यहाँ से एक 2 चीजें देखिएगा। बर्जीलियस आया नाम, बर्जीलियस। अभी जो हम लोग पद्धति पढ़ते हैं ना, अभी जो नाम हम लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये वर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। वर्जीलियस ने ये सुझाव दिया, वर्जीलियस ने ये सुझाव दिया था कि तत्वों के जो नाम है उनको 1 या 2 अक्षर से प्रदर्शित करने को किया जाए। ठीक, पर उससे पहले डाल्टन ने किस तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया? डाल्टन ने आखिर किस तरह के प्रतीकों का प्रयोग करके तत्वों को प्रदर्शित किया? तो डाल्टन ने इस तरीके से तत्वों को प्रतीक दिए थे। हाइड्रोजन का प्रतीक हुआ ये हाइड्रोजन का प्रतीक हुआ, ये कार्बन का प्रतीक हुआ, ये ऑक्सीजन का प्रतीक हुआ, ये फास्फोरस, ये सल्फर, ये आयरन, ये कॉपर, ये सीसा, ये सिल्वर, ये गोल्ड, ये प्लेटिना और ये पारा। ये जो प्रतीक थे ये किसके द्वारा दिए गए? डाल्टन के द्वारा दिए गए। इस तरह के प्रतीक डाल्टन के द्वारा कुछ तत्वों के प्रतीक है, बाकी जितने भी तत्व थे उनका भी प्रतीक था, पर कुछ तत्वों के प्रतीक के बारे में जानकारी अभी दी गई है। हाइड्रोजन को इस तरीके से डिनोट किया जाता था, यानी जब वो के बारे में बात करते थे इस तरीके से गोल करके एक बिंदु दे दिए, इसका मतलब ये हाइड्रोजन हो गया। इस तरीके से गोल कर दिए, अगर गोल खाली छोड़ दिए तो ये ऑक्सीजन हो गया, गोल को भर दिए किसी चीज से तो ये कार्बन हो गया, इसको गोल को बीच से क्रॉस लाइन खींच दिए तो ये सल्फर हो गया, गोल में आई लिख दिए तो ये आयरन हो गया, समझे, अंदर एस लिख दिए तो ये सिल्वर हो गया, अंदर पी लिख दिए, गोल करके अंदर पी लिख दिए तो ये प्लेटिना हो गया, एल लिख दिए तो ये सीसा हो गया, सी लिख दिए तो ये कॉपर हो गया, है ना। गोल्ड के लिए कुछ अलग प्रतीक थे और पारा के लिए कुछ अलग प्रतीक था, फास्फोरस के लिए कुछ अलग प्रतीक, सल्फर के लिए कुछ अलग प्रतीक सुझाए गए थे। इन तत्वों को सबसे पहले डाल्टन के अनुसार तत्वों का प्रतीक दिया गया। इसके बाद बर्जीलियस ने ये सुझाया कि इन तत्वों के नामों के आधार पर 1 या 2 अक्षर के रूप में प्रदर्शित किया जाए। ठीक ना, उस समय उसने बर्जीलियस ने ये सुझाया था कि फास्फोरस का अक्षर इंग्लिश में पी से शुरू होता है इसलिए पी कहे हैं, सल्फर को एस से शुरू होता है इसलिए सल्फर को सी से कहें, आयरन को एफ से शुरू होता है, आयरन का नाम फेरस था इसलिए इसको एफ से शुरू किया जाए। आगे बर्जीलियस ने कहा, ठीक है, आगे देखेंगे वो। अब आगे क्या बोल रहा है, आरंभ में तत्वों के नाम कहाँ से लिए गए? उन स्थानों के नाम से लिए गए थे जहाँ वे पहली बार पाए गए थे। आरंभ में उन तत्वों के नाम उन स्थानों के नामों से लिए गए थे जहाँ पर वो पाए गए थे। जैसे कॉपर का नाम साइप्रस, कॉपर को साइप्रस से लिया गया था, यानी साइप्रस एक देश है, कॉपर की जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए कॉपर का नाम सी से शुरू होता है। इसलिए नहीं कि कॉपर का नाम कॉपर है इसलिए वो सी से शुरू होता है, इसलिए कॉपर का नाम साइप्रस था, साइप्रस का सी लेकर के इसे प्रदर्शित किया गया। कुछ तत्वों के नाम उनके विशिष्ट रंगों के आधार पर रखे गए, जैसे स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द के आधार पर रखा गया जिसका अर्थ होता है पीला। समझे, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द के आधार पर रखा गया जिसका अर्थ होता है पीला, इसलिए जी गोल्ड को क्या लिखा जाता है? पीला। कैपिटल जी। आगे क्या कह रहा है कि तत्वों के नाम को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अलाइन्ड केमिस्ट्री IUPAC स्वीकृति प्रदान करती है। तत्वों का नाम अभी जो है अभी इंटरनेशनली किसी भी तत्वों का नाम IUPAC स्वीकृति प्रदान करती है। ये हुआ हमारे तत्वों को नाम देने का, केमिस्ट्री में तत्वों को नाम देने की एक संस्था है IUPAC। यही हर तत्व का नाम देती है, हर तत्वों का नाम बदलती है, तत्वों की परिभाषा बदलती है, तत्वों की नई परिभाषा देती है। इंटरनेशनली अभी भी है IUPAC। ठीक, ज़्यादातर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नाम से शुरू, अंग्रेजी नामों के शुरू के एक या दो अक्षरों के बने होते हैं। सभी प्रतीकों के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर से और दूसरे अक्षर को छोटे और स्मॉल अक्षर से लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका बताया गया कि किस तरीके से लिखा जाता है। परमाणु प्रतीक, सभी के प्रतीकों को लिखने के लिए पहले उसके जो नाम होते हैं उसी नाम के पहले दो अक्षर को ले लिया जाता है। पहले वाले अक्षर को कैपिटल लेटर में और फिर दूसरे वाले अक्षर को छोटे अक्षर में, मोटे छोटे अक्षर में, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H का प्रयोग किया गया, एल्यूमिनियम के लिए AL ना कि AL का प्रयोग किया गया। AL इस तरीके से नहीं होता जी, AL होता है एक कैपिटल और एक स्मॉल। कोबाल्ट को एक CO यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल, ना कि कैपिटल O और कैपिटल C। समझे? ये नाम का प्रतीक है। कुछ तत्वों के प्रतीक को उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर तथा बाद के किसी अक्षर को संयुक्त करके बनाया गया है। यानी कुछ तत्वों का नाम को इस तरीके से लिया गया है कि उनका नाम के पहले वाले अक्षर और उनके नाम के अंत वाले अक्षर को मिला करके बनाया गया है। जैसे क्लोरीन Cl, जिंक ZINC होता है ना। हाँ, तो इनका एक पहले वाला नाम ले लिया गया और एक अंत वाला नाम ले लिया गया। इनको लेने के भी अत्यंत कारण थे। अब उन कारण के बारे में जानना नहीं है कि क्यों लिया गया, पर ये Zn और C क्लोरीन ऐसे अक्षर थे जिनमें पहले वाले अक्षर को लिया गया और बाद में किसी पर्टिकुलर अक्षर को लेकर के नाम दे दिया गया। और बचे अन्य लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा और जो तत्व बचे उनमें से ज़्यादातर का नाम लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से लिया गया है। जैसे आयरन का प्रतीक Fe होता है, और ये Fe कहाँ क्यों होता है? क्योंकि लैटिन नाम में इसे फेरम के से उत्पन्न, इसका लैटिन नाम फेरस था। आयरन का लैटिन नाम फेरस था, इसलिए उसका प्रतीक Fe लिया गया। सोडियम का प्रतीक Na होता है, तथा पोटासियम का K होता है। ये प्रतीक जो है वो सोडियम, ये सोडियम का रासायनिक सोडियम का जो नाम होता है वो होता है नेट्रियम। सोडियम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है नेट्रियम, और पोटेशियम का जो होता है वो होता है कैलियम। इसलिए इनका नाम नेट्रियम का Na और कैलियम का K पोटेशियम को दिया गया। ठीक है, हेलो, समझ में आया नहीं? हाँ। सोडियम का नेट्रियम नाम, सोडियम का नाम नेट्रियम से पड़ा और पोटेशियम का नाम कैलियम से पड़ा। ठीक है, यहाँ पर सुना ज़्यादा है कुछ नहीं। और यहाँ पर आपको दिया गया है आप क्या कुछ विशेष तत्वों के प्रतीक, जो आपको शायद जानकारी होगी, सबको होगा, नहीं होगा तो एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन, ब्रोमीन Br, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, सब नाम है, सारे तत्वों के नाम। इस प्रकार के सभी तत्वों का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। जब कभी आप तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपकी सहायता के लिए उपयुक्त सारणी को दिया गया है। इस सारणी को आप यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए किसका नाम क्या होता है, ज़्यादातर तो याद होगा ही। हाँ, चलिए अब बात करेंगे हम लोग परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ठीक है ना? कितना टाइम हो गया जी? 5:30 हो गया क्या? नहीं, 5 मिनट बचा हुआ। 5 मिनट बचा हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में आपको बताना है। परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। यानी ये परमाणु द्रव्यमान की संकल्पना भी किसने के द्वारा दी गई? डाल्टन के द्वारा ही दी गई थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी तत्वों का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। एक अभिलाक्षणीय परमाणु द्रव्यमान होता है।
डाल्टन या कपया परमाणु सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को समझने में इतनी भलीभांति समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरणा पा करके